डीसी मशीन के अंदर जो फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट संभावना क्या क्या हो सकती है, उसको कैसे दूर करेंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम यही है कि अगर मोटर में अगर फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट ठीक करना, आपका नॉलेज कितना है ये डिपेंड करता है। स्किल कारीगर आपका अनुभव बताता है ये। तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, जनरली एक इंट्रोडक्शन देखें कि अपने ये एक कोई डीसी मशीन है, डीसी मशीन के अंदर सामान्य फॉल्ट क्या आ सकते हैं और उसे हम उसका पहले तो ये कि फॉल्ट जैसे आया तो फॉल्ट का कारण क्या रहा, किस कारण से ये फॉल्ट आता है। तो थोड़ा अगर अच्छी तरह इसको समझना है कि क्या कारण रहा तो ये कारण होता है तो ये फॉल्ट आता है और उसे दूर करने के लिए इसका उपाय ये है। ठीक है, तो पहले तो ये लक्षण देखें। लक्षण पहले आप जैसे ये ब्रशेस पर अति शीघ्र घिस जाना, मतलब ये कार्बन ब्रश जल्दी जल्दी घिस जाता है। ठीक है, और वो अति उष्मन गर्म हो जाता है, कम्यूटेटर पे चिंगारियाँ होती हैं, स्पार्किंग होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जैसे ही आपने देखा कोई मशीन है, मशीन के ऊपर जैसे कम्यूटेटर पे स्पार्किंग हो रही है, तो स्पार्किंग हो रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। अपर्याप्त ब्रश तनाव, मतलब ब्रश थोड़े से ढीले हैं तो वो स्प्रिंग का जो टेंशन है वो कम हो गया है, तो थोड़ा टेंशन वगैरह बढ़ा करके ना आप ठीक कर सकते हैं। जैसे एक कारण मालूम पड़ गया तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो अपर्याप्त ब्रश तनाव, ब्रश का पूर्ण रूप से न बैठना, सही ढंग से स्लॉट में बैठा नहीं होगा। दूसरा, जो आपने कार्बन ब्रश जो बदला है, प्रतिस्थापित मतलब जो चेंज किया है, चेंज वाला दूसरा जो कार्बन ब्रश आपने लगाया वो सही क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक है, और उसके अलावा ओवरलोड हो रहा है तो भी स्पार्किंग होगी। अति भारण, अत्यधिक ब्रश दबाव, बहुत ज़्यादा टाइट दबा दिया तो भी वो गर्म हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो भी गर्म हो जाएगा। अपर्याप्त असमान ब्रश दबाव, भाई अनबैलेंस हो गया हो। कम्यूटेटर सेगमेंट में शॉर्ट सर्किट, कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में शॉर्ट अगर हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा माइका वगैरह अच्छी तरह साफ करके उसको साफ करना कम्यूटेटर को। और दिशा परिवर्तक का असमान तल, अनबैलेंस हो, और जो कार्बन ब्रश है उसकी पोजीशन गलत हो सकती है, मतलब वो जो चुंबकीय उदासीन तल MNA इसको बोलते हैं, MNA के जो एंगल होना चाहिए उस हिसाब से तो कार्बन ब्रश का सेटिंग सही करना है। और उसमें धूल मिट्टी है या कोई ऑयल वगैरह लग, या फिर इसका घूमने की दिशा गलत है, तो ये सारे जो कारण हैं जिस कारण से आपका स्पार्किंग ज़्यादा हो सकता है। अब उसको ठीक करने के उपाय, स्पार्किंग होता है तो ये होता है, स्पार्किंग होता है तो ये होता है, बस ये दो ही चीज़ें ध्यान में रखना है कि ये कारण हो सकते हैं। फिर ये रेक्टिफाई करने का ये कॉलम तो बताया कि इसे कैसे दूर करेंगे। कार्बन ब्रश पे दबाव देख लो, कार्बन ब्रश की क्वालिटी देख लो, और शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है वो देख लो। अभी आर्मेचर को टेस्ट करने का अभी एक और अपना ग्राउलर का टेस्टिंग है, वो अभी और आगे बताएंगे कि वो टेस्टिंग कैसे करना है। अगर शॉर्ट हो गया तो कैसे मालूम पड़ेगा, सेगमेंट शॉर्ट है तो, और कोई कॉइल शॉर्ट है तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो अपन और आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये कारण है जिसके कारण से स्पार्किंग होती है, और ये मैक्सिमम जो फॉल्ट आता है इसका यही आता है। उसको ठीक करना है तो आपको इस प्रकार से ठीक करना है। ठीक है, कर लोगे ये, आगे बढ़े। अब अगर दूसरा फॉल्ट आया आपका, ये आवाज़ आती है, आवाज़ आ रही है, अगर शोर और आवाज़, मोटर ज़्यादा चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। ब्रश होल्डर जो मतलब उबड़ खाबड़ हो, थोड़ा ब्रश होल्डर सही नहीं हो, और थोड़े ढीले हों या घिस गए हों। ठीक है, और सर्विस के लिए इसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। और उच्च अभ्रक, मतलब जो माइका, दो सेगमेंटों के बीच में जो माइका निकली हुई वो ऊपर की ओर निकल गई है, तो उसको घिस के साफ करो, समतल कर दो तो आवाज़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉल्ट अगर है, ब्रश खड़खड़ाते हैं, ब्रश थोड़ा सा यूँ ऐसा आवाज़ करता रहता है, वो आवाज़ तो सुनाई देगी, तो उसका ये कि फिटिंग सही कर लो। होल्डर में जैसे मान लो ब्रश ज़्यादा घिसा हुआ है, होल्डर का जो एरिया और ब्रश का जो एरिया है बराबर होना चाहिए, इतना ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। वो आपने जैसे होल्डर का जो स्लॉट है वो तो आयताकार बना हुआ है ना, आपने गोल वाला कार्बन ब्रश लगा दिया तो वो तो हिलेगा ही, आवाज़ करेगा ही करेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो देखना है। अब ये देख लिया। आर्मेचर अनबैलेंस, ये भी एक सर्किट में अगर अनबैलेंस है तो भी ये
वाइब्रेशन करेगा, आवाज़ करेगा, वाइब्रेशन, क्योंकि ये रोटेटिंग जो पार्ट है उसमें भार सही होना चाहिए। ठीक है। अब अगला एक फॉल्ट ऐसा आया, मान लो कि निम्न लोड पर चिंगारियाँ निकलती हैं, स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग का कारण तो यही है कि कम्यूटेटर पे जो है वो कोई ग्रीस वगैरह ना ऑयल लगा हुआ है तो उसको साफ़ कर दो तो स्पार्किंग कम हो जाएगी। अब अगला जो फॉल्ट है, फील्ड कॉइल गर्म हो रही है भाई, आर्मेचर से हट करके ना फील्ड कॉइल गर्म हो रही है, तो क्या हो सकता है? फील्ड कॉइल है तो उसमें जो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। फील्ड अगर गर्म हो रही है तो शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, या फिर आपका आर्मेचर फील्ड को रगड़ तो नहीं खा रहा है, टकरा तो नहीं रहे हैं, दोनों में एयर गैप बराबर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। आर्मेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रहा है आर्मेचर, तो आर्मेचर के सिरों पर अधिक वोल्ट था, मतलब हो सकता है वोल्टेज ज़्यादा दे दिया हो और अधिक करंट ले रहा है, आर्मेचर की वाइंडिंग शॉर्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट है कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, तो भी आपका आर्मेचर गर्म होता है। मेन ये एक कारण है। और मशीन के चारों ओर वायु का अपर्याप्त होना, मतलब जो वेंटिलेशन है, कौन सा वेंटिलेशन, मतलब जो मशीन की बॉडी जो बनी हुई है ना, उसको साइडों में जाली है, कूलिंग फैन होता है, अगर जाली एकदम पैक हो गई, हवा जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो भी गर्म होगा। तो हवा तो कम से कम जाए, ऐसा एक आपको वो जाली वगैरह अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। अब जाली साफ़ कर लोगे तो वायु की जो मात्रा है वो अंदर सर्कुलेट करती रहती है, क्योंकि डीसी मशीन के अंदर जो आर्मेचर होता है उसके ऊपर एक पंखा लगा रहता है। एसी मोटर में पंखा नहीं होता, डीसी मशीनों में अंदर की ओर पंखा रहता है, और उसकी जो बॉडी उस टाइप की बनी होती है कि साइडों में उसकी जाली होती है। अगर जाली के ऊपर कोई कचरा आ गया या कोई कागज़ वगैरह या मिट्टी से वो छेद ढक गए तो वो हवा बाहर से खींचेगा नहीं, तो अंदर आर्मेचर में जाएगी नहीं हवा। तो एक माइनर सा पॉइंट है कि इसकी जाली साफ़ कर लो, हवा का सर्कुलेशन सही हो जाएगा। तो कुछ मात्रा में ये फ़र्क पड़ सकता है यूँ। तो ये चीज़ें। अब अगर मान लो मशीन, अगला फॉल्ट है, मशीन जैसे चालू करते ही गर्म हो जाती है। भाई गर्म तो मशीन ने तो गर्म, तुरंत ही गर्म हो रही है, तो फॉल्ट तो है ही है। चिंगारियाँ ज़्यादा होती है, आर्मेचर गर्म होता है, ओवरलोड होता है, वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है, तो ये तो फॉल्ट इसके सामान्य है, वो उसी से रिलेटेड बात आ गई। वाइंडिंग शॉर्ट है, ओवर करंट जाएगी, गर्म होगी मशीन। अब एक जो है वो वाइब्रेशन का है, कंपन, वाइब्रेशन होना, मशीन कंपन कर रही है, फाउंडेशन एकदम टूट रहा है। तो ये एक इसमें विशेषता ये है कि आर्मेचर जो है उसमें लोड बराबर बैलेंसिंग होना चाहिए, और दूसरा ये बोल्ट वगैरह जो से नीचे की जो बेस बोल्ट है वो सब ढीले होंगे तो वाइब्रेट करेगा। ठीक है। और गलत कनेक्शन होंगे या बहुत ज़्यादा मतलब लूज कॉन्टैक्ट, जैसे मान लो कि शंट मोटर है, शंट मोटर में अगर फील्ड ओपन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उसमें भी वो वाइब्रेशन हो सकता है। और असंतुलित आर्मेचर, ये जो पॉइंट है, असंतुलित आर्मेचर जो है ना उसमें वेट बैलेंसिंग भी होना चाहिए, भार चारों ओर बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी रोटेट करने वाली जो मशीन है उसमें वाइंडिंग तो आप करते ही हैं, वाइंडिंग करने के बाद उसका जो वजन है वो भी चारों ओर बराबर होना चाहिए। वजन एक दो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो वो वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, भले आपकी वाइंडिंग बिल्कुल सही है तो भी वाइब्रेट करेगा। तो वो वाइब्रेशन को कम करने के लिए असंतुलित, मतलब उसको असंतुलित है तो उसको फिर संतुलित करना है, संतुलित करें। अब आर्मेचर को संतुलित करने के लिए एक अलग से मशीन आती है, बैलेंसिंग मशीन होती है, आर्मेचर वेट बैलेंसिंग, वजन चारों ओर बैलेंस होना चाहिए। माना कि जैसे मान लो कोई एक गोल रोटेट करने वाली चीज़ है, ठीक है, उसको ये बीच में यहाँ पर एकदम फ्रीली बेरिंग के ऊपर टिका दिया, उसको तेज़ी से घुमाओ आप, ठीक है, और एक जगह भाई रुकने दो उसको, वो रुकेगी ना, वहाँ पर चौक से निशान लगाओ। वेट बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये चीज़ देखो कि ये फ्रीली जो बेरिंग के ऊपर आर्मेचर को टिका दो, फिर तेज़ी से हाथ से घुमाओ, और जहाँ पर वजन ज़्यादा होगा तो वहीं टिक जाएगा, वो जहाँ रुकेगा वहाँ देख लेना, उसके ऊपर की ओर चौक से निशान लगाओ, ठीक है, फिर दोबारा इसको घुमाओ, फिर देखो क्या होता है, बराबर उसी जगह आकर के रुकता है। इसका मतलब नीचे की तरफ इधर वेट ज़्यादा है
तो हर बार आपका जो आर्मेचर है वो रोटेट होकर के उसी जगह रुकता है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें एक तरफ भार ज़्यादा है, समझ गए क्या? तो वो भार भी बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर की तरफ या तो वेट लगा दो या नीचे की तरफ से कुछ थोड़ा ड्रिल करके, कई मशीनों में देखा होगा आपने, कई कई खड्डे भी होते हैं आर्मेचर में भी, एक दो जगह 2-4 खड्डे होते हैं। वो खड्डे क्यों होते हैं? क्योंकि उधर से वो मटेरियल हटा लिया गया, उधर से मटेरियल हटा करके और उसका वेट कम कर दिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई ये चारों ओर बराबर है, तो वो कभी इधर रुक रहा है, कभी इधर रुक रहा है, कभी इधर रुक रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वेट चारों ओर बराबर है। और हर बार एक ही जगह आके रुकता है, इसका मतलब वो वेट उस जगह ज़्यादा आ रहा है तो उसी जगह जा करके रुकता है। हाथ से घुमा के फ्रीली बेरिंगों के ऊपर इसको टिकाना आर्मेचर को, उसके बाद फ्रीली घुमा के देखना कि वजन जहाँ ज़्यादा वजन होगा तो वो एक ही जगह आकर को रुकेगा, तो उस जगह वजन कम कर दो। तो ये वेट बैलेंसिंग से भी कंपन होता है। अगर मतलब वो बैलेंस नहीं हो तो फिर क्या होगा, कंपन करेगा, वाइब्रेशन होगा, और आपका जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो ये एयर गैप और ये बेरिंग वगैरह ख़राब हो सकते हैं। बेरिंग ख़राब होंगे तो ये आवाज़ करेगा। बेरिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं तो ये ग्रीस वगैरह नहीं है, मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ये देखना कि मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही है, हमारी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? कंटिन्यू चेक कर लो ना, स्टार्टर की वायरिंग को चेक कर लो। तो फिर बात आती है स्टार्ट नहीं होता तो स्टार्टर को चेक करना है, ठीक है। ये स्टार्टर में कोई ओपन सर्किट है, निम्न और शून्य टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, और बेरिंग जाम हो रहा है, मतलब हाथ से घुमाने पर मोटर घूम ही नहीं रही है, बाकी सब चीज़ सही है लेकिन मोटर ही जाम है, मैकेनिकली जाम है। तो हाथ से घुमा के देख लेना कि मोटर फ्री घूमनी तो चाहिए, हो सकता है कोई चीज़ अंदर फंस गई है। और आप सप्लाई कनेक्शन टेस्ट कर लिए, सब बराबर है, सप्लाई लगा रहे हो, स्टार्टर भी चेक कर रहे हो, सब ठीक ठाक है ना, हाथ से घुमा के देखा ही नहीं आपने कि कोई चीज़ अंदर लकड़ी फंस गई है, कुछ ऐसा कोई भी आइटम ऐसा फंसा हुआ है अंदर, और हाथ से घुमा के पहले एक बार निकालो तो सही, और फ्री तो करो। मैकेनिकली अगर मोटर फ्री है फिर सप्लाई आपकी प्रॉपर चेक कर लो तो मोटर चालू हो जाएगी। और ओवरलोड हो रहा है, उसके ऊपर कोई बेल्ट वगैरह लगा रखा है, बेल्ट इतना ज़्यादा टाइट है कि वो मोटर हाथ से ही नहीं घूम रही है, आपने जो लोड लगाया, बेल्ट वगैरह लगा रखा है या कोई मशीन लगा रखी है तो उसके साथ जो लोड है वो बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है तो भी ये मोटर नहीं चलेगी। तो उसको थोड़ा ठीक कर लो तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और मोटर कुछ समय चलकर रुक जाती है, थोड़ी देर चलती है उसके बाद रुक जाती है, वो कारण क्या हो सकता है? मोटर की जो पावर है उसको पावर बराबर नहीं मिल रही है, शक्ति नहीं मिलना उसको, तो मोटर को पावर बराबर नहीं मिल रही है, और मोटर कमज़ोर है और शून्य फील्ड से स्टार्ट होती है। मोटर हल्का हल्का पहिया तो घूम जाता है लेकिन उसकी पावर ही नहीं है ना, तो भी मोटर नहीं चलेगी। और लोड अधिक है, जितना चाहिए जितनी मात्रा में आपने जो मान लो एक बड़ी सी ट्रेन के आगे वो मोटर लगा रखी है और ट्रेन का लोड ही नहीं ले पाएगी, तो वो मोटर उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लगाओगे जितना उसमें भार दे रहे हो, ठीक है। लोड के अंतर्गत मोटर बहुत धीमा चलती है, धीरे चलेगी तो वो वोल्टेज कम आ रहे हैं और ये ब्रश की जो पोजीशन है वो सही नहीं है। लोड कम होने पर मोटर अति तीव्र गति से चलती है तो वो कमज़ोर फील्ड है, फील्ड कमज़ोर है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फील्ड कमज़ोर हो गया है। अब जनरेटर वोल्टेज निर्माण में असफलता, अब बात आती है जनरेटर की। वो तो आप अभी देर तक तो कर रहे थे क्या पे मोटर का, अब ये जनरेटर का है। जनरेटर अगर मान लो वोल्टेज नहीं दे तो घूमने की दिशा उल्टी होगी, कार्बन ब्रश कांटेक्ट नहीं होंगे, अवशेष चुंबकत्व समाप्त हो गया होगा। अब अगर मान लो अवशेष चुंबकत्व समाप्त हो गया हो तब क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर किसी मशीन का अवशेष चुंबक समाप्त हो गया, जनरेटर का वोल्टेज नहीं दे रहा है तो कारण अवशेष चुंबक, अगर अवशेष चुंबक खत्म हो गया तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो जनरेटर में एक डीसी मोटर की तरह उसको चलाना है, उसको बाहर से सप्लाई दो तो जनरेटर वो मोटर बन जाएगा ना। वो कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए 5-10 मिनट 15 मिनट, जब तक, उसके बाद फिर सप्लाई हटा कर फिर जनरेटर के रूप में चलाओ। पहले मोटर के रूप में चलाओगे, फिर सप्लाई हटा लो, फिर जनरेटर, तो वो वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा, तो अवशेष चुंबक वापस आ जाएगा। अवशेष चुंबक कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक अगर मोटर पड़ी रहती है, जनरेटर अपना पड़ा रहता है, तो वो अवशेष चुंबक समाप्त हो जाता है, इसलिए वोल्टेज पैदा नहीं होते। तो उसको कुछ समय के लिए आपको
उसको एज ए मोटर के रूप में चलाना है, 5 मिनट चला लो, उसके बाद हटा लो, ठीक है। फील्ड सर्किट में एक बैटरी लगा कर उसको सेपरेटली एक्साइट कर दो, फील्ड के साथ एक बैटरी लगा दो और ये सेपरेटली एक्साइट कर दो, तो भी वो अवशिष्ट चुंबक उसमें बन जाएगा। तो ये जो कारण है, जनरेटर अगर वोल्टेज नहीं देता है, अवशिष्ट चुंबक खत्म हो गया तो वोल्टेज नहीं देगा, सेल्फ एक्साइट नहीं होगा, तो सेपरेटली करके ना चला सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जनरेटर से संबंधित बात हो गई। अब आगे ये तो फील्ड वाइंडिंग में ओपन है तो ये चेक कर लेना, ये वोल्टेज नहीं दे तो स्पीड कम है, या आर्मेचर में शॉर्ट है, आर्मेचर में ओपन है, फील्ड सर्किट में शॉर्ट सर्किट है, या फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट है। तो ये सारी चीज़ें देख करके ना आप उसको रेक्टिफाई कर लेना है, टेस्टिंग कर लेना, कंटिन्यूटी टेस्टर से मालूम पड़ जाएगा, मल्टीमीटर से देख लो तो मालूम पड़ जाएगा। ये चीज़ हो गई। मेंटेनेंस जो है ना, किसी भी मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए उसको समय समय पर सर्विसिंग करते रहना पड़ता है। जैसे आपको कोई वाहन वगैरह है ना, कोई व्हीकल वगैरह है आपके पास में, कोई साधन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मोटरसाइकिल बाइक जो भी है, तो उसको क्या करते हैं भी, ये 500 किलोमीटर चलने के बाद मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो सर्विसिंग में डाल के आ जाओ ये। तो ऐसे मशीनों की भी एक मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए, और वो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें, और कितने कितने समय में कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस 2 प्रकार की होती है, एक तो शटडाउन में, शटडाउन मेंटेनेंस, आकस्मिक चलते चलते मशीन बंद हो गई तो शटडाउन हो गया, वो ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है। एक तो होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब उसकी आयु बढ़ाने के लिए जो मेंटेनेंस अपन करते रहते हैं कि भाई ये शेड्यूल बन गया, शेड्यूल मतलब इस तारीख को अपने को करना है, फिर 1 महीने बाद अपने को दोबारा उस मोटर को ये ऑयल ग्रीस देना है, साल भर में 1 बार वार्निश पिलाना है। तो ये जो चीज़ें मेंटेनेंस से संबंधित जो काम है, मशीन को लंबी अवधि तक उसका उपयोग करते रहना और लंबी सेवाएं दे, उसके लिए ये। और ब्रेकडाउन होता है या अचानक चलते बंद होता है, वो तो करना ही है, वो ब्रेकडाउन हो गया। और प्रिवेंटिव जो है उसकी आयु बढ़ाने के लिए, उसकी आयु बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये रूटीन ऑपरेशन जैसे है, तो नियमित जो कंटिन्यूस जैसे चल रहा है, कुछ फैक्ट्री वगैरह उसमें कंटिन्यूस 24 आवर्स मोटर चलती रहती हैं, तो उसमें एक शेड्यूल बना देते हैं अपन। तो ये प्लानिंग कर लेते हैं, जो प्लान करना है कि योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान करके फिर उसकी मेंटेनेंस करना है। हम डेली क्या करेंगे, वीकली क्या करेंगे, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ये कंटिन्यूस शेड्यूल बना हुआ रहता है और आपको करना पड़ता है। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का है ना, नेसेसरी ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो है जो लंबी अवधि तक काम कर सके मशीन और फॉल्ट नहीं आए, अच्छी सेवाएं दे, तो उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये करनी पड़ती है। ब्रेकडाउन शटडाउन अलग चीज़ हो गई, अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रिवेंटिव, ठीक है। तो प्रिवेंटिव में क्या है, मशीन का लंबा जीवन काल, मतलब लंबी अवधि तक वो कर सके, तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वो किस प्रकार से बनाते हैं अपन, ये एक मशीन का नेम प्लेट आ गई। ये नेम प्लेट तो जनरली मशीन के ऊपर रहती है, ये देख लिया। अब आपको जो करना है, डेली मेंटेनेंस क्या क्या करनी है, रोज़ का काम क्या रहेगा, डेली मेंटेनेंस, रोज़ आपको क्या देखना चाहिए, रोज़ क्या क्या देखना चाहिए, ये देखो। प्रत्येक का अर्थ सही है क्या नहीं है, हो सकता है कोई ढीला तो नहीं हो गया, खाली एक निगाह तो चेक ही तो करना है, चिंगारी देख ली, एक निगाह घुमा ली, बस एक राउंड लगाना है। जैसे अभी कोई राउंड लगा के देखते हैं ना, ऐसे ही खाली राउंड लगाया, मशीन को देख लिया, हाँ भाई अर्थिंग बराबर है, कंप्यूटर पे स्पार्किंग नहीं हो रही है, ठीक है, झलक देख ली, वो खिड़की में से दिख जाता है, तो वेंटिलेशन है ही कि इसके डीसी मशीन के कारण ब्रश के भी साइडों में जो जाली रहती है, जाली में से दिख जाएगा कारण ब्रश नहीं हो रहा है। वहाँ थोड़ा सा हाथ लगा के देख लिया कि यहाँ पे गर्म नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऑयल वगैरह है, आवाज़ नहीं कर रहा है, सब ठीक है। एक राउंड लगाने से ये डेली की डेली मेंटेनेंस ये हो गई। मशीन के पास में एक राउंड लगा दिया, हो गया। तो डेली वाले में तो इतना ही चेक करना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, याद रह जाएगा, डेली मेंटेनेंस ये करनी है।
अब वीक में एक बार आपको क्या करना है, सप्ताह में एक बार आपको क्या करना है, उस मशीन की जो मेंटेनेंस करनी है सप्ताह में एक बार कार्बन ब्रश का परीक्षण कर लें, कार्बन ब्रश कहीं घिस तो नहीं गया, वो वीक में एक बार। रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है कि रोज देखें कि भाई घिसा कि नहीं घिसा, तो रोज देखने की जरूरत थोड़ी है, वो तो आपको सप्ताह में एक बार देख लेना। तो साप्ताहिक मेंटेनेंस क्या है, तो साप्ताहिक मेंटेनेंस ये करनी, तो सप्ताह में एक बार ये चीज़ देख ली, कम्यूटेटर और ब्रश का जो टेस्ट कर लिया, मिट्टी वगैरह है तो थोड़ा सा ये टेंशन वगैरह देख लो, हाँ ठीक है मिट्टी विट्टी है तो साफ करना, सप्ताह में एक बार मिट्टी साफ करनी है। डेली तो खाली विजिट करके चेक ही तो करना था, हाथ लगा के देखना था कि टेम्परेचर तो नहीं है, कि आवाज़ नहीं आ रही, बस ठीक है। और सप्ताह में एक बार ये धूल जो है तो उसको साफ करना है, ठीक है, जाली वगैरह है तो उसको साफ करना है। स्टार्टिंग उपकरण की जांच करके कॉन्टैक्ट पॉइंट सही है कि नहीं, उस पर कार्बन तो नहीं जम गया, ये आपको चेक करना है सप्ताह में एक बार। और ऑयल वगैरह जो है वो उसको चेक करने का, ऑयल का लेवल, और बेल्ट वगैरह चेक कर लेना कि उसका टेंशन ढीला तो नहीं होगा, वो वीक में एक बार, ठीक है। इतना ये साप्ताहिक मेंटेनेंस हो गई। तो ये चीज़ें अपन ध्यान में रखते रहेंगे तो मशीन की जो आयु है वो लंबी रहेगी, मतलब लंबी सेवाएं देगी वो मशीन। अब आगे आपको एक महीने में क्या करना है, मासिक अनुसंरक्षण महीने में क्या करना है आपको, ठीक है। महीने के अंदर जो है हर महीने का एक शेड्यूल बन गया, तो मंथली आपको क्या करना है, वो तारीख फिक्स कर ली कि भाई 5 तारीख को ये मशीन का जो टर्न आ गया है तो उसको में क्या क्या देखना है, तो वो सब जो है ओवरऑल जो चीज़ें वो देखनी है, उसके स्क्रू वगैरह टाइट करने हैं, ऑयल ब्रेकर को स्वच्छ करें, जांच करें ब्रेकर वगैरह, ठीक है। स्पीड के बेरिंग और उसमें धूल मिट्टी है तो उसको साफ करके थोड़ा अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको बदल देना, नहीं तो फिर हाँ भाई मालूम पड़ जाएगा कि नहीं अगले 6 महीने तक और चलेगी तो चलने दो इसको। फिर चेक करना है, कम्यूटेटर को साफ़ करना है और कार्बन ब्रश को चेक करना है, ठीक है। और वाइंडिंग का इंसुलेशन चेक करना है, ये एक पॉइंट आया, इंसुलेशन चेक करना, ये महीने में एक बार आपको इंसुलेशन चेक करना है, महीने में एक बार आपको इंसुलेशन चेक कर लेना, क्या ठीक है चलने दो फिर इसको। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेस्ट करनी है। अब अर्धवार्षिक 6 महीने में क्या करना है आपको, 6 महीने के बाद हर 6 महीने में क्या करना, जैसे मान लो अभी आपने फरवरी में चेक करा तो अगले अगस्त में आपको क्या चेक करना ही हूँ, आज चेक करा तो 6 महीने बाद, बीच में ये करने की जरूरत नहीं है इतना सारा, नहीं तो हर रोज़ मशीन को खोल के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये ब्रशों की जांच करनी है और उसका डायमेंशन देखने लगे, घिस गया है तो बदल देना, 6 महीने में तो कम से कम ऐसा हो ही जाता है कि लगातार अगर सर्विस देता है तो आपको ये करना है। मशीन जिसमें कोई क्षरण होता है, कोई लॉसेस होते हैं तो उसमें वाइंडिंग की जांच करनी है और ज़रूरत पड़ने पर वार्निश अगर गर्म हो गया तो वार्निश को करना है, उसको मशीन को ज़रूरत पड़ने पर 6 महीने में एक बार। ब्रश का टेंशन चेक करना, आवश्यक हो तो उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि 6 महीने होता है वाइब्रेशन से थोड़ा बहुत तो स्प्रिंग आगे पीछे खिसक जाती है, ये तो होता ही होता है, मशीन जब चलेगी तो ये आता है ये प्रॉब्लम। और मशीन में ड्रॉप ली जाने वाली करंट की जांच करें, करंट एक बार चेक करनी है आपको, 6 महीने में एक बार करंट चेक करें, डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और बेरिंग में तेल जो अगर है तो उसको चेंज करना है, ठीक है। 6 महीने में एक बार आपके गाड़ियों का भी तो सर्विसिंग कराते तो ऑयल चेंज करते ही हैं, तो ऐसे मशीन भी अगर मान लो ऑयल में डूबी रहती है तो बेरिंग वगैरह तो उसको तेल को निकाल दे और दूसरा तेल भरना है आपको, ठीक है। अब आगे फिर और लंबी लाइफ बढ़ाने के लिए साल में एक बार क्या करना है, ये तो महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, साल में एक बार, ये एक साल में एक बार तो उच्च स्पीड वाली बेरिंग की जांच करने आवश्यकता हो तो बदल दें। तो मतलब ये साल में एक बार तो बेरिंग बदल देना। अगर मान लो वो 24 आवर्स मशीन चलती है और हाई स्पीड है तो बेरिंग साल भर में आपको बदलने पड़ते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी है तो चल जाते हैं, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ता है, स्पेयर पार्ट्स आपको बदलने हैं। सभी मशीनों की वाइंडिंग में भली प्रकार से स्वच्छ शुष्क वायु से उसको एक बार तो हवा मार करके ना ड्राई ब्लोअर से उसको साफ़ करना ही करना है। साल में एक बार आपको ब्लोअर लगा करके ना साफ़ करना है, मिट्टी या साफ, भले मिट्टी हो या ना हो। अब ये हो गया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करने जा रहे हैं, उसमें मिट्टी जमा हुई हो नहीं हुई हो, मोटर में फॉल्ट नहीं आया, फिर भी आपको एक बार ब्लोअर से उसको साफ़ करना है साल में एक बार, ठीक है। तेलीय वाइंडिंग लपेटों को स्वच्छ करके वार्निश करें, जहाँ पर ये वाइंडिंग वगैरह है उसको वार्निश करना है साल में एक बार, तो वो सालों साल चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और उसको रिकॉर्ड रखना है, जिन मशीनों पे जो आपका ओवरऑलिंग वगैरह किया है, सर्विसिंग वगैरह किया है, उसका
रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड तो अपन जानते हैं कि डेट वगैरह डाल दी और उसमें टाइम और जनरेटर का फिर वो आपने जो चेक किया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी वो रिकॉर्ड रखना है। ये इंडस्ट्रीज़ में काम आता है आपके, जो अगर किसी फैक्ट्री में अगर आप जॉब करने जाते हैं तो उसमें ये आपको काम दिया जाता है, तो फिर ये रिकॉर्ड रखना है, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना है आपको। तो मेंटेनेंस शेड्यूल क्या रहेगा, ये एक प्रकार से एक रजिस्टर बना के रखें जिसके अंदर पूरा मशीन का डिटेल आपको लिख के रखना है। तो ये मेंटेनेंस जो है ये आपको मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जनरल मेंटेनेंस से संबंधित। और आप जो जो चेक करेंगे, मान लो इंसुलेशन चेक करा तो कितना मेगा ओम था, ये वो सारा रिकॉर्ड रहेगा। तेल बदला है, कब बदला है, ताकि ये रिकॉर्ड अगर है तो अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने इस तारीख को इसमें ऑयल चेंज करा था, इस तारीख को मैंने ब्रश चेक करे थे, ब्रश बदले थे, ताकि अगला ब्रश बदलने का टाइम कब चाहिएगा तो अनुमानित मालूम पड़ जाएगा कि हमने अभी जैसे मान लो जनवरी में बदला था तो फिर 6 महीने या साल भर के बाद फिर अगले जनवरी फरवरी में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग हो जाता है। तो ये एक रिकॉर्ड रखना ये एक अच्छे कारीगर की पहचान है। तो जो जो आप बेरिंग है तो बेरिंग का नंबर वगैरह और ये ग्रीस वगैरह किया है तो ये इसका डिटेल आपको लिख के रखना है आंतरिक भागों का। अब ये तो ऑर्डर नंबर ने ये आपको तो वैसे सप्लायर वगैरह वो क्रय करते हैं, ये अकाउंट्स का भी काम रहता है या ऑफिशियली जो मैनेजमेंट का काम है। और दूसरा ये शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस कितना है ये आपने चेक करा तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो आपको मेंटेन करना है। ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, सीरीज वाइंडिंग का, आर्मेचर का, इंसुलेशन का, और आर्मेचर और शंट के बीच में इंसुलेशन, आर्मेचर और सीरीज़ के बीच में ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितने। इंसुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कहीं लीकेज वगैरह है तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाए, कहीं ऐसा नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट हो जाए और लीकेज हो जाए और वो मोटर जल जाए तब तक आप देखो ही नहीं, तो वो बहुत बड़ी जो हानि है उससे बचा जा सकता है। ये एक फ़ायदा है इसमें।